Hello everyone, let's start with the chapter 9 where we have left. So we were talking about other works में क्या क्या exclude होते हैं. तो जो अपन यहाँ पे other works या assignment जो undertaking company में जो remuneration we take जिसकी amount ज़्यादा होती है stat audit fee से, तो अपन ने ये पढ़ा था कि हमें नहीं लेनी चाहिए वैसी स्टार्ट ऑडिट. तो उसमें जो अदर वर्क होती है उसमें क्या क्या एक्सक्लूड होती है. तो एनी अदर स्टैच्यू में कोई भी ऑडिट है वो अदर वर्क में एक्सक्लूड होती है. सर्टिफिकेशन वर्क टू बी डन बाय स्टैट ऑडिटर ये भी एक्सक्लूड होती है. एनी रिप्रेजेंटेशन बिफोर एन अथॉरिटी ये भी एक्सक्लूड होती है. अब अपन आते हैं चैप्टर 10 में. अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर व्हेन ही इज़ इंडेटेड टू अ कंसर्न. तो सीए इन प्रैक्टिस या पार्टनर फर्म का जो कि प्रैक्टिसिंग है और फर्म और रिलेटिव, तो क्या क्या है सीए इन प्रैक्टिस और पार्टनर ऑफ फर्म इन प्रैक्टिस और फर्म. तो सीए इन प्रैक्टिस पार्टनर जो कि खुद प्रैक्टिसिंग है फर्म का, फर्म इटसेल्फ और रिलेटिव ऑफ सच मेंबर और पार्टनर shall not accept appointment as auditor of concern while indebted to concern to give and guarantee or security in connection with indebtedness of any third person to concern for limits fixed in statute in other cases for amount exceeding 1 lakh. तो इसका ये मतलब है कि कोई भी सीए इन प्रैक्टिस हो, फर्म का पार्टनर हो जो कि प्रैक्टिसिंग हो, या फर्म खुद हो या रिलेटिव हो ऑफ सच मेंबर, मतलब कि सी एन प्रैक्टिस का जो मेंबर जो एज अ मेंबर है उसका पार्टनर शैल नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ कंसर्न वाइल इंडेटेड टू कंसर्न. यानी कि तुम उस कंपनी के स्टार्ट ऑडिटर नहीं बन सकते जब तुम उस कंपनी के डेटर हो, यानी कि तुमने पैसे ले रखी है, या गारंटी या सिक्योरिटी ऑफ एनी थर्ड पर्सन, यानी कि किसी थर्ड पर्सन ने उस एंटिटी में लोन लिया और यू आर बीइंग द गारंटी, यू आर एक्टिंग एज अ गारंटर. तो और ये फिक्स स्टैच्यू में है, तो अमाउंट एक्सीड नहीं होना चाहिए 1 लाख से. अगर अमाउंट एक्सीड हो गई तो यू आर गिल्टी. अब देखो, अब एंटिटी में तुमने रिकवरी ऑफ फीस है, यानी कि तुम उस एंटिटी में कुछ काम कर रहे हो और तुम्हें टाइमली पैसे मिलते हैं, तो उसको इंडेटनेस नहीं बोलोगे. फिर लिमिट एज पर कंपनीज एक्ट फॉर इंडेटनेस इज 5 लाख एंड फॉर गारंटी और सिक्योरिटी इज 1 लाख. यानी कि लिमिट जो कंपनी एक्ट में उसकी क्या है, इंडेटनेस की 5 लाख है, और अगर गारंटी है सिक्योरिटी की वो 1 लाख है. अब इसमें एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं जिससे और अच्छे समझ आएगा कि एक डी है जो कि टैक्स ऑडिट कर रहा है अंडर सेक्शन 44 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. किसका? एक पार्टनरशिप फर्म का, मेजर ABC. उसको ऑडिट फीस मिली है 2,50,000 प्रोग्रेसिव बेसिस पे इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स ऑडिट 31/3/2024 में. ऑडिट रिपोर्ट हाउएवर साइन हुआ है 25/5/2024 में, यानी कि तुम्हारा हुआ है ये मई में. अब कह रहा है कि क्या गिल्टी होगा, तो डी गिल्टी नहीं होगा क्योंकि उसको तो प्रोग्रेसिव बेसिस पे फीस मिल रही है ना. अब है चैप्टर 9, रुक जाओ सॉरी, चैप्टर 11, डायरेक्टर इन केस ऑफ अनजस्टिफाइड रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स. इनकमिंग ऑडिटर नॉट टू एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर इफ अनजस्टिफाइड रिमूवल ऑफ अर्लियर ऑडिटर इज देयर. ठीक है, ये थोड़ा मिलता जुलता है इससे, क्या कहते हैं, चैप्टर 7 से. बट 7 में क्या है कि वहाँ पे अनडिस्प्यूटेड फीस वाली पॉइंट है. यहाँ पे है कि रिमूवल है, वहाँ पे रिमूव कर दिया गया. उधर फीस की बात थी 7 में, इधर है रिमूवल की चैप्टर 11 में. अब चैप्टर 14 कहता है यूनिक डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूडिन. तो माल प्रैक्टिस, फॉल्स सर्टिफिकेशन, अटेस्टेशन, अनऑथराइज पर्सन या बोगस सर्टिफिकेट्स है. तो
आप कुछ भी सर्टिफिकेट इशू करते हो, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट या कोई भी ऑडिट या एश्योरेंस या कोई भी अटेस्टेशन फंक्शन, इस सब चीज़ों में आपको यूडेन जनरेट करना होता है सो दैट कि ये जो भी फ्रॉड है कि ना किसी अनऑथराइज पर्सन ने अटेस्ट कर दिया, ये सब मैल प्रैक्टिस कम हो जाए। तो कौन सी चैप्टर है ये? चैप्टर 14 है। चैप्टर 15 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेटवर्किंग के बारे में बात करती है। इसमें ये कहा है कि when large structure is aimed at cooperation and entities within structure share significant part of professional resources, it is deemed to be a network। कि लार्ज स्ट्रक्चर होता है, कोऑपरेट करके एंटिटी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और जो एक दूसरे को प्रोफेशनल रिसोर्सेज शेयर करते हैं, उसको नेटवर्क पर कहते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? क्लाइंट डेटा इंक्लूड हो सकता है, बिलिंग, टाइम रिकॉर्ड्स, पार्टनर्स एंड स्टाफ भी हो सकते हैं, फिर तुम्हारा टेक्निकल डिपार्टमेंट, जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं या ट्रांजैक्शन और इवेंट है तो उसके तुम भी कंसल्ट कर सकते हो, ऑडिट मेथडोलॉजी, ऑडिट मैनुअल, ट्रेनिंग कोर्सेज एंड फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें तुम एक दूसरे से शेयर कर सकते हो। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेटवर्क हो सकता है। एक होता है कि म्यूचुअल एंटिटी है, नेटवर्क इटसेल्फ नहीं कोई कैरी करेगा प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ये भी बात हमें ध्यान रखनी कि नेटवर्क कंस्टिट्यूट होगा एक पार्टनरशिप फर्म जैसा, जिसके पार्टनर्स 20 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। कंस्टिट्यूट होगा LLP सब्जेक्ट में, जिसमें CA एक्ट एंड रूल्स और अदर एप्लीकेबल लॉ अप्लाई होगी। नेटवर्क एज अ कंपनी भी कॉन्स्टिट्यूट हो सकती है, जो कि ICAI की गाइडलाइंस जो भी है उसको फॉलो करेंगी और मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज भी फॉर्म कर सकती है। नेटवर्क फर्म शैल कंसिस्ट ऑफ सोल प्रैक्टिशनर, प्रोपराइटर, पार्टनरशिप या और any such entity or professional accounted as may be permitted by the act। फर्म इज़ अलाउड टू ज्वाइन ओनली वन नेटवर्क। ये हमेशा ध्यान रखना कि फर्म को हमेशा एक ही वो नेटवर्क ज्वाइन कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और एक नेटवर्क में कितने लोग हो सकते हैं? 20। और कॉमन पार्टनर है तो एक ही नेटवर्क फॉलो करेंगे। अब देखो नेम कैसे करते हैं नेटवर्क की। तो देखो जो भी नेटवर्क है डिस्टिंक्ट नेम होना चाहिए जो कि ICAI अप्रूव करेगी, ठीक है। वो डिस्टिंग्विश होगा नेटवर्क को CA फर्म से, जैसे कि एफिलिएट्स ऐसे लिख सकते हो। जैसे CA फर्म में तो एसोसिएट लिखते हैं ना, वहाँ पे आप एफिलिएट्स लिख दो तो समझ में आ जाएगा कि ये नेटवर्क है। प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन देना है इंस्टीट्यूट को फॉर्म A में, फिर ICAI उसको अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी इन फॉर्म A विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट। इसमें एड्रेस भी देना है, नेटवर्क कहाँ पे है, फॉर्म A में देनी है। और ये चीज़ इंस्टीट्यूट विद इन 30 डेज तुम्हारा अप्रूव कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। अप्रूवल सिर्फ होने का मतलब नेटवर्क का एंटाइटल नहीं करता नेटवर्क को कि प्रैक्टिस कर सके अपने नेम पे। रजिस्ट्रेशन ऑफ नेटवर्क विथ एंटिटीज़ इन इंडिया, अगर नेम अप्रूव हो गई तो ICAI रिजर्व कर लेगा ये नेम 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। अब क्या करना है कि नेटवर्क को अब रजिस्टर करना है ICAI में। पहले तो नेम अप्रूव हुआ, अब रजिस्टर करो एज अ नेटवर्क फॉर्म B में विद इन 3 months। अगर तुम नहीं कर पाए 3 months में तो फिर तुम्हारा कैंसिल हो सकता है। और रजिस्ट्रेशन नेटवर्क का मैंडेटरी है, तो पहले तो नेम है, जब नेम अप्रूव हो जाए उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना। नेम वाली पार्ट फॉर्म A में है, रजिस्ट्रेशन वाली पार्ट फॉर्म B में है। अगर डिफरेंट इंडियन फर्म्स नेटवर्क है कॉमन मल्टीनेशनल अकाउंटिंग फर्म है तो दे शैल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ नेटवर्क। अब देखो लिस्टिंग ऑफ नेटवर्क विद एंटिटीज आउटसाइड इंडिया, वो जनरली होता है ICAI इन फॉर्म D में, जिसको विद इन 30 डेज अगर तुम एंटर कर रहे हो नेटवर्क अरेंजमेंट तो तुमको इंस्टीट्यूट को बताना है। फिर इसमें भी यही है कि ओनली वन नेटवर्क एंड फर्म्स आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी फ्रेमवर्क है और इंटरनल बाय लॉज है नेटवर्क का, वो रिटन एग्रीमेंट में होनी चाहिए। एक मैनेजिंग कमेटी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन
कैसे होगा नेटवर्क का, फिर कंट्रीब्यूशन क्या होगा मेंबरशिप का, कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा नेटवर्क का, फिर आइडेंटिफाई करना पार्टनर जो कि किसी असाइनमेंट के लिए असाइन हुए हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट, फिर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल्स फॉर मेंबर्स ऑफ नेटवर्क, फिर इशू ऑफ न्यूज़ लेटर फॉर स्टाफ एंड क्लाइंट, फिर डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ असाइनमेंट। तो बेसिकली पहले तो मैनेजिंग कमेटी बनाओ, फिर एडमिनिस्टर करो नेटवर्क को, फिर फीस एज अ मेंबर ऑफ दैट नेटवर्क कंट्रीब्यूट करो, फिर इंगेजिंग पार्टनर कौन है किसी असाइनमेंट को वो आइडेंटिफाई करो, डिस्प्यूट कैसे सेटलमेंट कर रहा है, आर्बिट्रेशन या कंसिलेशन वो प्रोसीजर, फिर ट्रेनिंग करना है जो भी नेटवर्क के मेंबर्स है उसको, फिर न्यूज़ लेटर स्टाफ एंड क्लाइंट के लिए इशू करना, फिर जो भी असाइनमेंट है उसके लिए वैसा सॉफ्टवेयर जनरेट करना। अब एथिकल कंप्लायंस नेसेसरी फॉर नेटवर्क टू कंप्लाई विद एप्लीकेबल एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ICI। अगर कोई फॉर्म ऑफ नेटवर्क इज स्टैट audit of entity then associate including network firm or said firm directly indirectly not accept internal audit of bookkeeping or other prohibited assignment। इसका ये मतलब है कि मान लो कोई नेटवर्क फर्म है, उसमें से एक मेंबर ने तुम्हारा स्टार्ट ऑडिट लिया, तो अब उसी नेटवर्क फर्म से कोई और उसी कंपनी का उसी क्लाइंट का वो इंटरनल ऑडिट नहीं ले सकते, क्योंकि थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाएगी। तो वी नीड टू सेव गार्ड दैट। सेकेंड है गाइडलाइंस ऑफ सीलिंग और नॉन ऑडिट फी इज एप्लीकेबल इन रिलेशन टू नेटवर्क एज फॉलो। नेटवर्क फर्म हु इज डूइंग स्टार्ट ऑडिट including its associate firm having common partnership, it shall be same as mentioned in said notification. For other firms of same network collectively, it shall be 3 times of fee payable of carrying out stat audit of same undertaking company. तो जहाँ पे rotation of firm prescribed है, no member firm of network can accept appointment as auditor in place of any member firm of network which is retiring. तो रोटेशन में भी ऐसा नहीं है कि ये फर्म इस पर्टिकुलर नेटवर्क की रिटायर हुई तो उसी नेटवर्क में कोई और फर्म ले रही है, नहीं। अगर रिटायर हुई तो अब उस नेटवर्क से कोई भी फर्म उस ऑडिट को नहीं ले सकती। अब है कि अगर अदर फर्म्स ऑफ सेम नेटवर्क कलेक्टिवली, अब ये दूसरी चीज़ है कि गाइडलाइंस क्या है सीलिंग का नॉन ऑडिट फीस इन रिलेशन टू नेटवर्क। फॉर नेटवर्क फर्म हु इज डूइंग स्टार्ट ऑडिट or having common partnership, it shall same as mentioned in said notification। जैसा बताया कि अब उस नेटवर्क से कोई और नहीं ले सकता। अब है फॉर अदर फर्म्स ऑफ सेम नेटवर्क collectively, it shall be 3 times of fee payable for carrying out start audit of same undertaking company। ये नॉन ऑडिट फीस की बात कर रही, क्योंकि आप तो इंटरनल ऑडिट ले नहीं सकते हो ना बीइंग अ मेंबर ऑफ द सेम नेटवर्क। तो ये बात कर रही है कि बाकी कोई काम में, बाकी उस क्लाइंट के काम को नेटवर्क ले सकती है, नेटवर्क के बाकी फर्म। तो ये कह रहा है कि अगर अदर फर्म ऑफ सेम नेटवर्क कलेक्टिवली इट शैल बी 3 times ऑफ फी पेबल फॉर कैरिंग आउट स्टार्ट ऑडिट ऑफ सेम अंडरटेकिंग कंपनी in cases where rotation of firms prescribed, no member firm of network can accept appointment। अगर हो सकता है तो 3 times फी पेबल का होगा, और अगर नहीं कर सकते हैं तो नहीं करना है। नेटवर्क में एडवर्टाइज टू एक्सटेंड परमिटेड बाय एडवर्टीजमेंट गाइडलाइन इशू बाय ICI। फर्म्स कंस्टिट्यूटिंग नेटवर्क आर परमिटेड टू यूज वर्ड्स नेटवर्क फर्म्स ऑन देयर प्रोफेशनल स्टेशनरी में आप नेटवर्क फर्म्स यूज़ कर सकते हो। Member firms of network and network shall comply with all ethical standard prescribed by council। अगर change in constitution है registered network का due to entry or exit from network, communicate to ICI by filing form C within 30 days। तो इसमें A, B, C, D ये 4 फॉर्म है, और ये कैसे कैसे यूज़ होते हैं ये अपन को उसमें ध्यान रखना है। अब आता चैप्टर 16 लोगो गाइडलाइंस। ये क्या था? ये चैप्टर 15 था। अब है चैप्टर 16 लोगो गाइडलाइन। लोगो गाइडलाइन में किसी ये लेटर जो है वो ब्लू कलर में होना चाहिए, ट्राई कलर टिक मार्क होना चाहिए, अपसाइड डाउन,
जिसपे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए. ब्लू कलर नॉट ओनली स्टैंड्स आउट ऑन एनी बैकग्राउंड बट ऑल्सो डिनोट्स creativity, innovativeness, knowledge, integrity, trust, truth, stability and depth. जो upside down trick mark है typically used by CA symbolize wisdom and value of professional. India is also added as it epitomizes ICI's connection to India first approach. Font, spacing, dimension, design and color कोई चेंज नहीं हो सकती. Refrain आप रोटेट और टिल्ट नहीं कर सकते लोगों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. लोगों को आप श्रंक नहीं कर सकते, डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते. ट्रांजिशन टाइम 1 ईयर का प्रोवाइड होगा, ठीक है. उसमें फिर आप अपने स्टेशनरी और सिग्नेज रिप्लेसमेंट को कर सकते हो. अब आता है आपका 17 चैप्टर, गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस. ये भी अच्छा खासा लेंदी है. इसमें देखो क्या क्या है. इसमें पहला है कि काउंसिल अलाउ किया CA प्रैक्टिस MD होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट एक्सक्लूसिवली जो इंगेज है MCS है ना, 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 ऑफ CA एक्ट 1949 वाली में. उसमें आप MD होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर बन सकते हो. इक्विटी होल्डिंग आप उस कंपनी को होल्ड कर सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. अटेस्ट फंक्शन और ट्रेन कर सकते हो आर्टिकल असिस्टेंट्स को. मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी टू बी अप्रूव बाय ICI और वहाँ रजिस्टर्ड. कंप्लाइंस क्या है मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी का कि इंटरनल ऑडिट और बुक कीपिंग सर्विसेज और अदर असाइनमेंट नहीं एक्सेप्ट करना है. वेयर प्रैक्टिशनर ऑफ फॉर्म इज ऑडिटर. ऑब्वियस सी बात, फिर क्यों करोगे जब तुम वहाँ के स्टार्ट ऑडिटर हो. अब सीलिंग ऑफ नॉन ऑडिट फीस एप्लीकेबल टू इट. मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी शैल कंप्लाई विद क्लॉज 6 and 7 और पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ CA एक्ट. वो एडवर्टीजमेंट प्रोफेशनल अटेनमेंट क्लॉज 7 और सॉलिसिट क्लॉज 6. अब रिकमेंडेड सेल्फ रेगुलेटरी मेजर उसमें आती है ब्रांच ऑडिट. ब्रांच ऑडिट में अपन को ध्यान देना कि ब्रांच ऑडिट अगर कंपनी की है तो वो स्टार्ट ऑडिटर से नहीं होगी. क्यों? क्योंकि अगर स्टार्ट ऑडिटर का 10 और ज़्यादा मेंबर है तो वो स्टार्ट ऑडिटर ब्रांच ऑडिट नहीं कर सकता है. अब कोई लोकल फॉर्म करेगा जिसके 10 मेंबर से कम हो. अब देखो रेस्ट्रिक्शन नहीं अप्लाई होता अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ ब्रांच एट हेड ऑफिस एंड सिग्निफिकेंट ऑपरेशन कैरिड आउट एट ब्रांच. जो कि सिग्निफिकेंट ऑपरेशन जो होता है वो हेड ऑफिस की जो है वो ब्रांच में हो रही है, तब ये ऊपर की बातें नहीं अप्लाई होती है. अब जॉइंट ऑडिट. जॉइंट ऑडिट में लार्ज कंपनी कैन प्रैक्टिस कर सकता है विद लेस देन 5 मेंबर्स एज जॉइंट ऑडिटर. ये सब सीनियर फर्म्स नहीं कर सकते. अब रेशियो क्या होना चाहिए क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड स्टाफ का. 1 मेंबर हर एक 5 नॉन मेंबर्स है. इसमें क्या क्या एक्सक्लूड हो जाता है. आर्टिकल, ऑडिट असिस्टेंट, टाइपिस्ट, प्यून और अदर नॉन एंगेज इन प्रोफेशनल वर्क. अब है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय ऑडिटर. डिस्क्लोजर पेमेंट जो है रिसीव और अदर सर्विसेज थ्रू मीडियम ऑफ डिफरेंट फॉर्म और फॉर्म वेयर ही मे बी अ पार्टनर और प्रोप्राइटर. तो वहाँ पे आपको डिस्क्लोजर देना होगा. फिर मिनिमम स्केल ऑफ फीस रिकमेंडेड मिनिमम फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस इज टू बी चार्ज. अब है डिस्क्लोजर ऑफ फीस टू ICI. तो ICI को भी आपको फीस के बारे में डिस्क्लोज करना होता है. कब? जब पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी लाइक लिस्टेड एंटिटी, बैंक या इंश्योरेंस कंपनी जहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव ईयर में ग्रॉस एनुअल प्रोफेशनल फीस फ्रॉम ऑडिट क्लाइंट क्या है ज़्यादा है 20% इसके में पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी में. पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी में जैसे बताया था लिस्टेड, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी, और 40% अदर एंटिटी में. ऑफ टोटल फीस ऑफ फॉर्म शैल डिस्क्लोज दिस फैक्ट टू ICI. एग्जेम्पशन. अगर फॉर्म का टोटल फीस ही 20 लाख है, उतना ही तक है, तो फिर भाई तुमको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं. फिर ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक अंडरटेकिंग, नेशनलाइज बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल रेगुलेटर और वेयर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर मेड बाय गवर्नमेंट, उसमें तुमको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं. अब देखो यहाँ पे नेशनलाइज बैंक लिखी है तो ऊपर में जो अपन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी ना वहाँ पे प्राइवेट बैंक जैसे ICI, SDFC वो चीज़ अपन ले रहे हैं. ठीक है, दैट्स ऑल. आई थिंक ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए. थैंक यू.